एक लड़का अपने परिवार में सबका प्यारा होता है और आज उसका एक जन्मदिन होता है सुबह। तब वो अपने भाई से कहता है कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या तोहफा दोगे। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं नजदीकी गांव में एक कथा बांचने के लिए जा रहा हूँ, वहां से जो कुछ मुझे पैसा मिलेगा वो पैसे से मैं तुम्हें लाकर गिफ्ट देता हूँ। तभी वो वहां से कथा बांचकर लौट के जब अपने घर में आता है दोस्तों, तो उस समय वो देखता है कि उसके पूरे घर में उसके पूरे परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई थी, इनमें से कोई जिंदा नहीं था। वो देखकर चौंक जाता है और परेशान हो जाता है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना आज से 5 दिन पहले की मैं सुनाने जा रहा हूं दोस्तों आप सभी लोगों के सामने, जिसे आप सुनेंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों घटना है आज से 5 दिन पहले की, जो कि इस समय मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से छाई हुई है। आज इसी की एक पूरी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट से मैं जानकारी लेकर आया हूं आप सभी लोगों के सामने, जिसे आप पूरा सुनना दोस्तों, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है देवरिया, और देवरिया के पास में एक थाना पड़ता है रुद्रपुर, और रुद्रपुर में ही 2 गांव लगते हैं जिनका नाम रहता है अभयपुरा और अभयपुरा टोला और रुद्रपुर टोला। रुद्रपुर में रहने वाले प्रेमचंद्र यादव और अभयपुर में रहने वाले सत्य प्रकाश यादव की परिवार की पूरी मृत्यु की घटना आज मैं सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। दोस्तों इनका जमीनी विवाद था, 9 बीघा या 18 बीघा की जमीन का विवाद था। एक दिन प्रेमचंद्र यादव के लिए खबर पहुंचती है कि तुम्हारा जमीन में जो सागौना का पेड़ खड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया है। तभी सत्य पर जो प्रेमचंद्र यादव अपने उस पेड़ की जानकारी पाने के लिए बाइक से जाते हैं। कहां पर? अभयपुरा में। अभयपुरा में सत्य प्रकाश दुबे के घर के सामने प्रेमचंद्र यादव अपनी मोटरसाइकिल को रख देते हैं। तभी सत्य प्रकाश यादव जो सत्य प्रकाश दुबे थे वो प्रेमचंद्र यादव से कहते हैं कि तुम अपनी बाइक यहाँ से हटा लीजिए, मेरे घर के सामने बाइक मत लगाइए, क्योंकि इन दोनों का जमीनी विवाद पहले से ही चल रहा था। इसी बात को लेकर सत्य प्रकाश यादव, जो कि वहाँ के जिला पंचायत सदस्य थे और रहने वाले गांव के सरपंच थे, और उस गांव में एक ही घर था ब्राह्मण का जो कि सत्य प्रकाश दुबे का था, और बकाया की सब यादव समाजों के आसपास में बहुत ज्यादा गांव रहते हैं वहां पर। और इसी के साथ में जो प्रेमचंद्र यादव हैं बड़े रसूखदार रहते हैं, बड़े पैसे वाले रहते हैं, और इनका अच्छा दबदबा उस क्षेत्र में बना रहता है। इसी के साथ सत्य प्रकाश दुबे के मना करने के बावजूद भी प्रेमचंद्र यादव अपनी बाइक सत्य प्रकाश दुबे के घर के सामने से नहीं भगाते हैं। वो जैसे ही मना करने के लिए पास में आता है सत्य प्रकाश यादव, तो जो प्रेमचंद्र यादव है उसके गाल के थप्पड़ से प्रहार करने लगता है, उसको मारने लग जाता है। तभी अंदर से उसकी पत्नी देखती है, सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी, जिनका नाम रहता है किरण। वो एक हसिया लेकर आती है, एक दराती लेकर आती है, और उसकी साथ में एक बेटी भी आती है। वह कहती है कि मेरे पति को क्यों मार रहे हो। तभी सत्य प्रकाश यादव, जो प्रेमचंद्र यादव, वो सत्य प्रकाश दुबे को मारते हुए और साथ में उसकी पत्नी के ऊपर भी हाथ उठाने लग जाता है। तभी बहुत समझाने के बाद भी कहा जाता है, वहां के जो चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि तभी सत्य प्रकाश यादव और जो सत्य प्रकाश दुबे हैं और उनकी पत्नी, उन्होंने काफी समझाया प्रेमचंद्र यादव को, वो नहीं माना। तो इसी के साथ उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया अपने हसिया से और दराती के साथ में। सत्य प्रकाश यादव जो प्रेमचंद्र यादव वो लहूलुहार हो जाता है और जमीन पर वहीं नीचे गिर जाता है। इसके कारण उसकी हत्या हो जाती है। कभी कुछ लोग पास में वहां देख रहे थे और वो वहीं से भागकर रुद्रपुरा गांव में चले जाते हैं, जहां पर अच्छी खासी आबादी यादवों की होती है। दोस्तों इसके बाद में सत्य प्रकाश यादव अपना इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने परिवार के साथ अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी अभयपुरा में अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी रुद्रपुरा से एक 40 और 45 आदमियों की टीम आती है, जिसमें वो खूंखार रूप धारण करके आते हैं और जिनके हाथ में बंदूकें भी रहती हैं, लाठी भी रहती है, तलवारें भी रहती हैं। ऐसा लेकर वो यहाँ पर आते हैं और सत्य प्रकाश यादव के घर पर हमला कर देते हैं और काटना पीटना स्टार्ट हो जाता है। वहां कहा जाता है कि वहां के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो बीच बचाव करने के लिए उनके पास में जा सकें।
भाई भीड़ खूंखार हो चुकी थी और आग बबूला हो रही थी। तभी कुछ समय बाद आवाजें आती हैं वहां पर गोली चलने की, तो बराबर वहां पर गोली चलने लगती है और सभी लोगों को मार दिया जाता है। तभी वहां के अड़ोसी पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना की जाती है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है। डीजीपी, एएसआई, जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं वो वहाँ सफाई पर पहुंचते हैं। इसी की खबर वहाँ के आला अधिकारियों को मिलती है, वो वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और साथ में ही योगी आदित्यनाथ जी को इसकी खबर लगती है। वो बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करते हैं कि तुम जाओ और पूरे मामले का पर्दाफाश करो कि आखिरकार ये हत्या और इतने बड़े केस को अंजाम कैसे दिया गया है और इसमें जो अपराधी हो उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। ऐसा योगी आदित्यनाथ आदेश देते हैं और वहाँ पर उनके पुलिस वाले पहुंचते हैं। जांच पड़ताल होती है। इसी के साथ में वहाँ पर दोस्तों एक जो 4-5 लोग मारे गए सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में, उनमें से उसकी बड़ी बेटी सलोनी और दूसरी बेटी नंदिनी और एक बड़ा बेटा 14 साल का जिसका नाम गांधी, जिसका आज जन्मदिन था, और छोटा बेटा अनमोल की कुछ सांसें चल रही थी। और सत्य प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी करण पहले से ही वहां पर 4-5 लोग मरे हुए पड़े थे। उनके बेटे अनमोल की सांसें चल रही थी। तभी उसको ले जाकर नजदीकी डीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा देते हैं। तभी योगी आदित्यनाथ तो वहां पर पहुंचते हैं, उस लड़के का हालचाल लेते हैं। और इसी के साथ में जो देवेश नाम का लड़का रहता है वो बलिया में कथा वाचने के लिए गया था, वो वहां पर आता है। वो बड़ा रोने लगता है और बड़ा परेशान होने लगता है कि अब आखिरकार मैं क्या करूंगा, जीकर शायद मुझे भी मार दो। तभी वहां पर उसकी एक बड़ी बहन रहती है जिसकी शादी हो जाती है, वो भी लौटकर वहीं पर घर पे आ जाती है दूसरे दिन। तभी ये घटना उसे बड़ी बेटी के माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार बात क्या थी। मामला स्टार्ट होता है दोस्तों सन 2007 का मामला है। जे जनार्दन नाम का व्यक्ति रहता है, जनार्दन दुबे। इसके 3 बेटे रहते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। उनमें से एक नाम है सत्य प्रकाश दुबे का, जिनका एक बड़ा भाई तो मारा जाता है, दूसरा सत्य प्रकाश दुबे रहता है और तीसरा भाई एक बाबा साधु का वेश बन जाता है। इनके पास में रहती है 18 बीघा की जमीन। इसी के साथ में 2 हिस्से होते हैं। तो जो छोटा भाई अहमदाबाद रहता है उसके साथ में सत्य प्रकाश दुबे का झगड़ा चल रहा था और कहते हैं कि जो सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई है उसने इस प्रेमचंद्र यादव पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले रखा था और इसी के साथ में वो प्रेमचंद्र यादव ने जो इसके सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई से 9 बीघा जमीन जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया था। ऐसा बयान सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी पुलिस वालों के सामने दे रही है। तभी वो बताती है कि हमेशा पूरी जमीन हड़पने के लिए प्रेमचंद्र यादव का हमारे पिताजी के ऊपर दबाव बना रहता था और काफी बार इस चीज को सुलह करने की कोशिश की और पुलिस वालों के पास भी मेरे पिताजी ज्यादा जाते थे सत्य प्रकाश दुबे कि हमारी सहायता की जाए, ऐसा ऐसा हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ बेकार काम हो रहा है। हमारी कोई पुलिस वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार ऐसा पहुंचने के बाद भी उनके साथ में कोई इंसाफ नहीं होता है। और तभी लड़की वो रोते हुए सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी कहती है कि अगर पुलिस वालों ने पहले से ही अगर सोच समझे हमारी सहायता की होती तो आज ना तो वो प्रेमचंद्र यादव जी मारे जाते और ना सत्य प्रकाश दुबे मेरे परिवार के लोग मारे जाते। दोस्तों ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में आज से 5 और 6 दिन पहले की है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अपने जमीन जायदाद के चक्कर में थोड़े बहुत रिश्ते खराब ना करें तो अच्छा है, क्योंकि सब कुछ वापस आ सकता है। जब इंसान की मौत हो जाती है, जान चली जाती है, तो वो दोबारा लौट कर नहीं आती है और इंसान को पछतावे के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से करीबन 25-26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज है। उन लोगों पर पुलिस की कस्टडी में उनसे पूछताछ जारी है। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं एक नई एपिसोड में एक नई क्रांति घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।